बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया क्या होता है? अच्छा, हमारी जो आरबीसी हैं, अगर हम उनकी नॉर्मल लाइफ स्पेन की बात करें तो वो 120 डेज़ होती है उनकी लाइफ स्पेन। हीमोलिटिक एनीमिया में हमारे जो आरबीसी हैं वो अपनी लाइफ स्पेन से पहले ही ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, यानी टूटना शुरू हो जाते हैं। प्री मेच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट, यानी जो हमारे रेड ब्लड सेल हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। यानी 120 डेज से पहले ही वो टूटने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? तो इसमें कुछ इंट्रिंसिक डिफेक्ट होता है कि पेशेंट को हेरिडिटी कोई इशू है, यानी उसके जीन के अंदर कोई मसला है जिसकी वजह से आरबीसी टूटना शुरू हो गए, या फिर कुछ एक्सट्रेंसिक फैक्टर होते हैं जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कि बाय मिस्टेक हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है और उसके ऊपर अटैक कर रहा है, और इसके अलावा कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई और मैकेनिकल डैमेज हो गया। अच्छा, जब बहुत ज़्यादा आरबीसी टूटने शुरू हो जाते हैं तो वहाँ से हीमोग्लोबिन रिलीज़ होता है, क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और जब हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन होता है तो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू रिबन के अंदर। जो उसके बाद क्या बता रहे हैं, इंक्रीज एरिथ्रोसाइट डिस्ट्रक्शन लीड टू टिश्यू हाइपोक्सिया। जब हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी बहुत ज़्यादा टूटना शुरू हो जाते हैं तो जिसकी वजह से हमारे जो टिश्यू हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उनको कम ऑक्सीजन सप्लाई होती है, तो टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हाइपोक्सिया की वजह से जो हमारी किडनी है उनमें सेंसेशन जाएगी और वहाँ से किडनी से एक हार्मोन रिड्यूस होगा जिसे कहते हैं एरिथ्रोपोएटिन। और एरिथ्रोपोएटिन ही वो हार्मोन होता है जो हमारी बोन मेरो को स्टिमुलेट करता है कि वहाँ से आरबीसी को प्रोड्यूस करवाया जाए, ताकि जो ऑक्सीजन की डिमांड हमारी बॉडी के अंदर है उसको मेंटेन किया जा सके, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज एरिथ्रोपोएटिन। अच्छा, एरिथ्रोपोएटिन जब इंक्रीज होगा तो हमारे बोन मेरो को स्टिमुलेट करेगा और बोन मेरो ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी बनाना शुरू कर देगा, ताकि वो जो आरबीसी टूट चुके हैं उनकी कमी को पूरा किया जा सके और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड को पूरी की जा सके। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रेटिकुलोसाइट यानी आरबीसी बनाना शुरू कर देते हैं। तो अब वो आरबीसी जो होंगे वो इमेच्योर होंगे, यानी रेटिकुलोसाइट काउंट का मतलब होता है इमेच्योर आरबीसी। तो बोन मेरो जो है वो आरबीसी को मेच्योर होने से पहले ही रिलीज़ करवा देगी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तो जिसकी वजह से जब हम टेस्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो रेटिकुलोसाइट काउंट है वो इंक्रीज़ होगा, बढ़ा हुआ होगा हीमोलिटिक एनीमिया के अंदर। अच्छा, हीमोलिटिक डिसऑर्डर के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं जिनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जर्नल एग्जामिनेशन की। तो जब पेशेंट का जर्नल एग्जामिनेशन किया जाता है तो उसमें पेशेंट जॉइंटिस फील होगा, पेलर नज़र आएगा, और अदर फिजिकल फाइंडिंग के अंदर जो है पेशेंट की स्प्लीन जो है वो बड़ी भी होगी, इनलार्ज होगी, और बोसिंग ऑफ स्कल यानी जो फ्रंटल बोन है वो आगे से निकली भी होगी, बोसिंग ऑफ स्कल बना हुआ होगा इन सीवियर कंजेनाइटल केसेस के अंदर। उसके अलावा हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो सीवियरली रिड्यूस होगा, कम होगा। एमसीवी और एमसीएच जो है वो इंक्रीज़ होगा पेशेंट का। रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज़ होगा, ब्लू रिबन जो है वो इंक्रीज़ होगा, और मोस्टली जो ब्लू रिबन मौजूद होता है वो अनकंजुगेटेड है, यानी वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। अच्छा, LDH ये क्या है हमारे पास, यानी लैक्टेट डिहाइड्रोजनियस। LDH जो है हमारे पास इंक्रीज़ होगा, यानी अप टू 10 टाइम नॉर्मल विद इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस। अब होता है क्या है, ये जो LDH एंजाइम है ये हमारे पास मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ के अंदर पाया जाता है और आरबीसी के अंदर भी ये मौजूद होता है। तो जब आरबीसी टूटना शुरू हो जाते हैं तो ये LDH जो है ये वहाँ से हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाएगा। तो जब हम इसका टेस्ट करवाएंगे तो LDH जो है ये इंक्रीज़ होगा ब्लड के अंदर। उसके बाद है हेप्टोग्लोबिन। हेप्टोग्लोबिन हमारे पास एक प्रोटीन होती है जो कि हमारे लिवर में बनती है, और जो हेप्टोग्लोबिन का फंक्शन क्या है कि जब हमारा आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा हीमोग्लोबिन रिलीज़ होती है ये उसके साथ बाइंड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आरबीसी टूट रहे हैं तो जितने भी हीमोग्लोबिन एक्स्ट्रा है ये क्या करता है, हेप्टोग्लोबिन उसके साथ बाइंड हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ये ग्लोबिन जो है ये रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ हीमोलिटिक एनीमिया। तो इसको कैसे डायग्नोस किया जाता है, ट्रेट ऑफ हीमोलिटिक एनीमिया, यानी इसमें हमारे पास 3 फीचर्स होते हैं, मोस्ट कॉमन 3 फीचर्स जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, यानी 3 ट्रेट्स हैं। इनमें सबसे पहले है नॉर्मोमैक्रोसाइटिक एनीमिया, दूसरा है रेटिक्यूलोसाइटोसिस और तीसरा है हाइपरबिलुरिबिनीमिया। अब नॉर्मोमैक्रोसाइटिक एनीमिया क्या है, इसके अंदर जो आरबीसी का साइज़ है वो मोस्टली क्या होगा, या तो नॉर्मल होगा यानी नॉर्मोसाइटिक, या फिर स्लाइटली लार्जर होगा यानी मैक्रोसाइटिक। तो इसको बोलते हैं नॉर्मोमैक्रोसाइटिक एनीमिया, यानी आरबीसी का साइज़ तो नॉर्मल होगा या नॉर्मल से थोड़ा इंक्रीज़ होगा, लेकिन नंबर ऑफ़ आरबीसी कम होंगे नॉर्मोमैक्रोसाइटिक एनीमिया के अंदर।
अच्छा, नॉर्मोमैक्रोसाइटिक एनीमिया के बाद है रेटिक्युलोसाइटोसिस। रेटिक्युलोसाइटोसिस का मतलब होता है कि जो इमैच्योर आरबीसी होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाना। अब होता है क्या है, हीमोलाइटिक एनीमिया में जो आरबीसी हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, तो बोन मैरो कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी बनाए जाएँ ताकि जो हमारे आरबीसी टूट रहे हैं उनकी कमी को पूरा किया जा सके। तो जिसकी वजह से वो जो इमैच्योर आरबीसी हैं वो उन्हें ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है। तो हम जब टेस्ट करवाते हैं उसके अंदर रेटिक्युलोसाइटोसिस यानी इमैच्योर आरबीसी इंक्रीज़ नज़र आते हैं। उसके बाद है हाइपरबिलिरुबिनीमिया। हाइपरबिलिरुबिनीमिया क्यों ज़्यादा हो रहा है कि एक्सेसिव आरबीसी की ब्रेक डाउन हो रही है, और उसकी ब्रेक डाउन होने के नतीजे में तो हमारी बॉडी के अंदर बिलिरुबिन जो है स्पेशली हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो जाती है। तो और ये स्पेशली कौन सी बिलिरुबिन होती है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होती है जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होती। तो जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसके अंदर जो हाइपर बिलिरुबिनीमिया यानी ब्लड के अंदर बिलिरुबिन जो है वो इंक्रीज होगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो हीमोलाइटिक एनीमिया को कैसे ट्रीट किया जाता है, तो स्पेशली सबसे पहले इसका जो अंडरलाइंग कॉज है, किस वजह से हो रहा है, सबसे पहले इसका जो कॉज होगा उसको ट्रीट करना होगा कि क्या ये इंट्रिंसिक डिफेक्ट की वजह से हो रहा है, यानी कोई हेरिडिटी है, या कोई एक्सट्रिंसिक फैक्टर की वजह से हो रहा है कि कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, या फिर पेशेंट को इन्फेक्शन है, या कोई मैकेनिकल डैमेज हुआ है। तो सबसे पहले जो हमारा कॉज होगा किस वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया हो रहा है, तो उस कॉज को सबसे पहले ट्रीट करना होता है।